Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हम बात करने जा रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के मुगलिया दौर के हवाले से और जिसमें हम सबको पता है कि कई बादशाहों ने हुकूमत की और मुगलिया दौर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र रहे और जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अरेस्ट भी काफ़ी अरसा रखा। वो ना सिर्फ बादशाह रहे बल्कि एक मारूफ शायर थे। उनके शेर से हम आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में गुज़र गए 2 इंतज़ार में। तो इस हवाले से आज हम यानी कि मुगलिया दौर के हवाले से डिस्कस करने के लिए हमने पाकिस्तान और इंडिया से जॉइन किया है। पाकिस्तान से हमें जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, इंडिया से हमें जॉइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। आप ये कह रही हैं कि मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं तो इस वक्त गोवा इंडिया में हूँ, तो मैंने भी इंडिया से ज्वाइन किया है। और वैसे मैं स्वीडिश सिटीजन हूँ, लेकिन आई एम पाकिस्तानी ऑरिजिन। ठीक है, तो पाकिस्तानी ठीक है। आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तानी हेयर। और अभिषेक जी जो हैं वो हिंदुस्तान से हैं। ऐसे बिल्कुल। अभिषेक सर, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। आजकल हमारे पाकिस्तान से आपकी तरफ मेहमान आए हुए हैं डॉक्टर साहब। तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टर साहब हिंदुस्तान में आए हुए हैं? सबसे पहले तो चूंकि सर एक प्रोफेसर हैं, हमारे टीचर भी हैं, और आज इंडिया में गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुओं का बड़ा सम्मान किया जाता है। और शिक्षक होने के नाते मैं गुरुजी को, प्रोफेसर साहब को सादर नमन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आपके ब्लेसिंग्स के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। और मजे की बात है कि सर भी गोवा में हैं और हम भी गोवा में हैं, तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं समय निकाल के जरूर कोशिश करूंगा कि मिलूं, हालांकि मेरी व्यस्तता है, आज कुछ मीटिंग्स है हमारी। लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर हमारी मुलाकात भी हो जाए। वाह जी वाह, रिबाहा ने जी तो जी हमें मिला आप दिया। वाह जी वाह। जी जी मैं आपसे उस पर राब्ता कर लूंगा। अगर आप मैं साउथ गोवा में हूँ, अब आप पता नहीं मतलब नॉर्थ में है या साउथ में है। मैं नॉर्थ में हूँ, तो सिरी अच्छा लियोन यहाँ पे एक है गांव, उसमें हूँ। ये अच्छा सिरी लियोन जैसे कुछ नाम है उसका। नॉर्थ में हूँ। अच्छा जी मुझे जी। भी गोवा का उतना पता नहीं, मैं बहुत नया हूँ गोवा में। बात मैं जरूर पता करता हूँ, और अगर इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा दूर नहीं हुआ, तो आई वुड डेफिनेटली कम एंड सीक एक द ऐसे है ब्लेसिंग्स। कि मेरी गोवा यूनिवर्सिटी में 5 तारीख को जी मेरी एक टॉक है, द फ्यूचर जी ऑफ साउथ एशिया। वो अच्छा अच्छा डीडी कोसम्बी स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंसेज, वो वाले उन्होंने इनवाइट किया है। इट्स कॉल्ड द डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर। तो वो है अच्छा अच्छा 5 तारीख को। तो मैं मैंने आपको वो मैंने उसका वो दूंगा, वहां पे भी आप आ जाएं। ठीक है। डन सर, डन। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लॉ का। तो एक वाह वाह वाह। उसमें तो थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, लेकिन बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि अगर टाइम मिले तो मैं जरूर आऊंगा। हमारी भी कल से यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो चले थैंक यू वेरी सर, इट्स प्लीज वेलकम टू योर होमलैंड, and it's an absolute privilege and honor to share the podium with you. Thank you sir, and thank you Ribaha for इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिबाहा का थैंक ये यू। इनिशिएटिव आई वेरी मच अप्रिशिएट। थैंक यू रिबाहा जी। थैंक यू सो मच सर। और आज हम मुगलिया दौर के हवाले से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर इश्तियाक साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, आप मुगलिया सल्तनत की विरासत को कैसे समझते हैं और इसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सकाफती और तारीखी दास्तानों को किस तरह तश्कील दिया? और सर, मुगलिया सल्तनत के बादशाहों के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है और हम हमेशा सुनते हैं कि वो बड़े अयाश होते हैं। तो सर, ये दोनों क्वेश्चंस का आप हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा। देखिए, मैं मुगलिया दौर का तो एक डीप स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मेरी जनरल रीडिंग में मुगल पीरियड भी आता है, समझ गए ना। तो लेकिन जितना मुझे समझ आती है कि मुगल जो हैं वो यहाँ पे आए, एक सीरीज ऑफ इन्वेजन सेंट्रल एशिया से हुई। और जब वो आए 1526 में, तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर हुकूमत थी अलाउद्दीन खिलजी नहीं, क्या नाम है उनका यार, लोधी, इब्राहिम इब्राहिम लोधी सर, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम इब्राहिम लोधी की। और उनके साथ मुकाबला हुआ
शायद पानीपत पे ही हुआ, और वो इब्राहिम लोदी जो है ही लॉस्ट द बैटल, एंड बाबर ने फिर वहाँ पे हुकूमत कायम कर दी। और तुझके बाबरी अगर आपने पढ़ी है, मैंने उसे अंग्रेजी में उसका तर्जुमा पढ़ा है, तो वो बाबर जो है एक एडवेंचरर भी है, ऑब्जर्वर भी है, उसके अंदर एक विजडम भी है, लेकिन जाहिर है वो हुकूमत करने यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आया था, और यहाँ पे मुगलिया सल्तनत की वो क्या कहते हैं बुनियाद बाबर के आने के बाद इस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद ये एक के बाद एक मुगल एम्परर आए। अकबर मैं समझता हूँ बहुत एनलाइटेंड, अपने दौर से बहुत आगे के सोचने वाले आदमी थे। यानी यूरोप में अभी तक ये आइडिया नहीं था आया कि सब लोग जो एक धरती पे रहते हैं वो मिलके एक कौम या एक नेशन बन सकते हैं, लेकिन अकबर ने अपने जो थे 9 रतन, उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम और ये बाकी लोग भी थे, और हर रिलीजियस जो उनके थे बड़े बड़े लोग, उनको अपनी कोर्ट में बुला के उनसे बातें की। एक नया दीन इलाही का प्रोजेक्ट भी अकबर ने एस्टेब्लिश किया। तो अकबर तो इस एतबार से एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग आप कह सकते हैं रूलर था। बाकी फतूहात हुई, वो हर रूलर करता है, कहीं फौजें हार जाती हैं, कहीं जीत जाती हैं। अकबर के दौर से कम राजपूत जो प्रिंसेस हैं उनमें से जयपुर और ये यहाँ से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, और ये सपोर्ट अगर आप गिने कितने लोग सर्व कर रहे थे उस मुगल एम्पायर में, तो औरंगजेब के दौर में परसेंटेज वाइज ज्यादा राजपूत जो हैं वो सर्व कर रहे थे इंपीरियल आर्मी में। तो मुगलों ने यहाँ पे हुकूमत करने के लिए यहाँ के जो लोग हैं उनको भी साथ लिया, और चंद तो बड़े स्कॉलर भी निकले, जैसा दारा शिकोह ने उपनिषद जो हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स की क्लासिक किताबें वो भी तर्जुमा की। इनमें से कितने ये अयाश थे कितने नहीं थे, इस पे बहुत किस्से कहानियां बन चुकी हैं, और शायद बादशाह जो हैं उस दौर के वो अपना हरम कायम करना अपनी प्रेस्टीज का हिस्सा समझते थे, तो वो भी बात सही है। तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्चरल जो कंट्रीब्यूशन है मुगलों की वो बहुत ज़्यादा है आज तक हिंदुस्तान के अंदर, और ये इल्ज़ाम कि उन्होंने यहाँ के जो लोग थे उन पे सिर्फ जुल्म किया है वो बेबुनियाद है, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जब तक मुगल या मुस्लिम रूल ख़त्म हुआ है तो सिर्फ 19% लोग जो हैं यहाँ कन्वर्ट हुए थे टू इस्लाम, और जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश दौर आया तो बाय द टाइम 1941 के सेंसस में मुसलमानों की परसेंटेज सिर्फ 24.9% हुई थी। यानी 5% जो हैं वो अंग्रेजों के आने के बाद लोग मुसलमान हुए, और उन 700-800 साल में 19% ही मुसलमान हुए। क्या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया या कुछ ने खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, इस पे बेतहाशा किताबें लिखी गई हैं, और मुझे यकीन है कि अभी शेख जी जो हैं उनकी अपना ओपिनियन होगा। तो इट्स अ मिक्स स्टोरी। मेरे जो दोस्त हैं हरबंस मुखिया, वो उस दौर के मुगल दौर के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मैंने उनको भी पढ़ा है, तो इस किस्म की मेरे समझ आती है। और सो दैट्स इट, इनिशियली तो मैं यही कहूँगा। सही हो गया। सर अभिषेक सर, मेरा आपसे भी सेम यही क्वेश्चन है, आपकी क्या राय है इस हवाले से? थैंक यू रिबा जी। प्रोफेसर इस्ताक ने बहुत अच्छी वो बातें करी। देखिए, मुगल इंडिया का पार्ट है, इस पे तो हम में से किसी को कोई डाउट ही नहीं है कि एक इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। मगर जो हमारी शिकायतें हैं वो ये है कि मुगलों ने भारत को बनाया या भारत को भारत क्या होता है ये पहचान दी, ये एक बड़ी जाती है लोकल लोगों के ऊपर। अगर आप बाबरनामा को ही पढ़ लें तो बाबरनामा ने अपनी किताब में लिखा है, वो मैं आपको कोट कर देता हूँ, और पेज नंबर है 35। जो उसका अनुवादक है वो बेवरीज है, बाबरनामा किताब है, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान इज अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स,
is a country of few charms. ये translation है. Its people have no good looks, of social intercourse, paying and receiving visits. There is none of genius capacity, none. यानी कि यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता, देखने में भद्दे लोग हैं, इनको पेमेंट का तरीका नहीं आता. इन हैंडीक्राफ्ट एंड वर्क देयर इज नो फॉर्म ऑफ सिमेट्री, मेथड और क्वालिटी. इनको कुछ बनाने नहीं आता, इनको कुछ मतलब आप समझ सकते हैं, वो करने नहीं आता. दे आर नो गुड हॉर्सेस, नो गुड डॉग्स, नो ग्रेप्स, नो मस्क मेलन्स और फर्स्ट रेट फ्रूट्स. यहाँ पे अच्छे फल भी नहीं उगते हैं. नो आइस कोल्ड वाटर, नो आइस और नो कोल्ड वाटर. नो गुड ब्रेड or cooked food in the bazaars. No hot baths, no colleges, no candles, torches and candlesticks, no colleges. Anyways, peasants and people of low standing go about naked. आप समझ रहे हैं? This is what he perceived of India. So कोई बड़ी बात नहीं लगती है कि जो अपने को मुगलों का वंशज मानते हैं भारतवर्ष में, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हमने लाल किला नहीं बनाया होता, ताजमहल नहीं बनाया होता, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं थे. आप हिंदुस्तान के साउथ में और नॉर्थ में चले जाएं, आपको ऐसे टेम्पल्स मिलेंगे जो कि मतलब मीटरों ऊपर हैं, बिना किसी सीमेंट के बनाए गए हैं. पत्थरों को काट करके, बिना कहीं पत्थर लाए हुए पहाड़ों को काट के मंदिर बना दिया. ऐसी आर्किटेक्चर मिलेगी. बट द कंटेम्प्ट बाबर हैड फॉर द लोकल पीपल. वो कह रहे हैं यहाँ के लोग नंगे रहते हैं, यहाँ पे कोई फल नहीं मिलता, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता. सो दोज हु कंसीडर देमसेल्व्स एज अ इनहेरिटर, वो ये बातें करते हैं कि भारत जो जीरो दिया दुनिया को, भारत ने आयुर्वेदा दिया, योगा दिया, भारत ने इतना कुछ दिया. और भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बर्न की थी. द मैन हैड एब्सोल्यूट नो आइडिया अबाउट इट. उसको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था. वो अपने किताब में हिंदुस्तान को यूं डिस्क्राइब कर रहा है. सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं चुप हो जाता हूँ. सर प्लीज. मैं इस पे ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ कि ये किताब जब लिखी गई तो बाबर इज कमिंग फ्रॉम फरगना, जहाँ पे, और काबुल, जहाँ पे जो फल उनको पसंद थे वो बहुत उगते थे या वो उनको एंजॉय करते थे. और यहाँ आके जो उनका इनिशियल इम्प्रेशन है वो शायद हर्टफुल ज़रूर है, ये मुझे समझ आती है. और लेकिन ये तो सब ने ऐसे ही किया होगा ना, जो भी बाहर से आए थे. अब यहाँ पे एक झूठी थ्योरी है कि जो यहाँ से लोग माइग्रेशन करके बाहर गए हैं. एवरीबॉडी नोज. अभी आपको मैं देता हूँ, वो है पेरी मोहन की किताब आई है जिसमें उसने शो किया कि किस तरह थ्रू आउट हिस्ट्री देयर इज नो एरियन इन्वेजन, बट एरियन माइग्रेशन जो है इट प्रीडेट्स द मुगल्स एंड द ग्रीक्स बाय सेवरल 100 years, मिलेनियम एक्चुअली. और वो लोग जब यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ के जो लोग थे उनको भी बड़ा वो नेगेटिवली डिस्क्राइब किया है. मानुस्मृति के अंदर जो दशा और उनकी डेफिनेशन है, और ये जो 4 वर्णा के रंग हैं, वाइट, रेड और वो ब्राउन और ब्लैक, वो क्या रेसिज्म की शक्ल नहीं है? तो मैं सिर्फ आपको काउंटर करने के लिए कि ये सारा जो बाहर से आता है और जो कॉन्कर कर जाता है, वो जो लोग हार जाते हैं उनको इस तरह ही ट्रीट करते हैं. जैसे व्हाइट मैन व्हेन दे केम टू लैटिन अमेरिका, तो वहां के लोगों को उन्होंने निस्तो नाबूद उनका कर दिया. देयर इज नो लोकल ट्राइब्स लेफ्ट इन मच ऑफ लैटिन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. बस हैंडफुल रह गए हैं. लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो वही लोग रहे मेजॉरिटी में, जो यहाँ के लेयर्स लोग बाहर जो आए थे, वन आफ्टर द अदर. यहाँ पे सिथियन आए, यहाँ पे हंस आए, यहाँ पे ग्रीक्स आए. और आने वाला जो है, जो देखता है, बाद में जो बाबर ने अपने बेटों को कहा है कि यहाँ के लोगों को साथ लेके हुकूमत करनी है, वरना और कोई तरीका नहीं यहाँ हुकूमत करने का. तो उसकी किताब का इनिशियल इम्प्रेशन जो है, उसकी बुनियाद पे एक रंजिश पैदा करना इज अंडरस्टैंडेबल. लेकिन अगर आप तारीख के पीछे जाएं, every conqueror must believe that he is superior to the people he has defeated. ये एक, वरना कोई आता ही नहीं बाहर से हमला करने. भैया ये जरा थोड़ा सा इसमें मैच्योरिटी की जरूरत है. और ये इसका मैं जवाब देना कि अगर 700 साल में बाबर से पहले शुरू कर जाए ना, और आखिर तक सिर्फ इन 19% आप जाके सेंसस रिकॉर्ड देख लो, had converted to Islam,
तो उन्होंने जो यहाँ का सिस्टम लोगों का होगा उसको टॉलरेट किया जब तक कि उनके खिलाफ बगावत नहीं हुई। दैट्स हाउ वी शुड लुक इन द पास्ट। हर्टफुल चीजें तो बहुत होती हैं। मैकॉले ने यहाँ आके कहा कि इन लोगों का जो इल्म है धर्मशाला का और मदरसों का बिल्कुल बेकार है, इनको वेस्टर्न एजुकेशन दो तब ये आगे बढ़े। एक हद तक उसने सच सच भी कहा। ये जो मॉडर्न इंडिया बना है वो जीरो का, यार वो ये बात सुनो, ये बच्चों वाली बातें हैं कि इंडिया ने जीरो दिया तो दुनिया में मैथमेटिक्स तरक्की किया। गुड, दैट इज ट्रू। तो इतने 100 साल बाहर से जो लोग आके हुकूमत करके यहाँ पे हुकूमत करते रहे, तो फिर इस सोसाइटी की क्या कमजोरियां थी कि हैंडफुल ऑफ पीपल कुड कम एंड डोमिनेट द सोसाइटी हेयर। इसके ऊपर वाजपेयी साहब की एक पूरी वीडियो है, आप देख लें आई थिंक सर कि वो उन्होंने बराबर बराबर जाके बोले, काबुल तो में। आई वुड लाइक टू काउंटर। आपने बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, सो लेट मी आल्सो हाँ नहीं, गिव मैंने आपको पूरी बात कर लेने देना, क्योंकि आपने शुरू वहां से किया है जहां पे एक मुझे लगता है कि बजाय एक न्यूट्रल पोजीशन लेने के, जो कि आपको पूरी साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि व्हेन समबडी कम्स एंड कॉन्कर्स द पीपल, दैट नैरेटिव इज पार्ट ऑफ द स्टोरी ही हैज टू टेल। बट इन द 300-400 years when they ruled, at the end of the time बहादुर शाह जफर को मंगल पांडे और इन सब ने अपना एम्परर क्यों माना? ये भी आप इसका जवाब दें मुझे। चलें अब आप बोलें। हाँ जी। देखिए, मुझे आई शैल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब सर का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है कि मनुस्मृति में क्यों गए और वर्ण व्यवस्था में क्या गया। आई एम प्रीटी श्योर कि सर ने इनको पढ़ा नहीं है, तो मैं इन पे डिबेट नहीं करूंगा ये कि अब आप कहें वर्ण। कि पढ़ा नहीं है, बात सुने, मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, मेरी कई किताबों के अंदर उसके ऊपर रेफरेंस भी हैं, ये आप प्लीज ना कहें। हाँ सर मैं आपसे फिर आप देखिए, सविनय, ये रिबहा को मैंने वॉर्न कर दिया था कि ऐसा डिबेट ना करें कि हम दोनों में झगड़ा हो जाए। वी शुड नहीं नहीं लुक मैं फॉर द झगड़ा, कॉमन ग्राउंड। अगर आप डिनाई करना शुरू कर देंगे, मसलन बाबर की इस पेज को मैंने डिफेंड नहीं किया, मैंने एक्सप्लेन किया है इस बाबर का जो उसका ऑब्जर्वेशन है यहाँ का। मैंने सर कहा इस आपने कास्ट सिस्टम किस बुक से आता है या वर्ण सिस्टम की शुरुआत किस किताब से होती है, आप मुझे कुछ बता दें। मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण मनुस्मृति की है। डेफिनेशन क्या दी गई, आप ये बता दें। आपने सांख्य दर्शन में जो जो ऋग्वेद में पौरुष का कॉन्सेप्ट है कि पौरुष के सहस्त्र हाथ है, सहस्त्रपैद हैं, और वहां से जो वर्ण सिस्टम आया कि उसके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, छाती से, इसका सांख्य दर्शन और उपनिषदों ने भारत में इसका क्या इंटरप्रिटेशन दिया, कृपया आप ये बता दें सर। मैं इसकी क्या आप बताएं क्या इंटरप्रिटेशन है? व्हाट शुड बी द इंटरप्रिटेशन इफ नॉट ए हायरार्की? जो मुंह से निकला है वो सुपीरियर है, जो पाँव में है वो इंफीरियर है। That's what I said, sir. What is मैं the mystery आपसे, about it? What's the that's mystery what, about it? there's a lot of मैं mystery कह because रहा that's what, हूँ, वो पाँव में है, वो जो पाँव में होगा वो हकीर होगा ना, कैसे उसकी होगा पोजीशन। सर? आप, ये तो आपकी कंस्ट्रक्शन है ना कि अगर कोई चीज का 4 चीज दी है तो आपने उसमें हायरार्की मान ली। मैं आपको कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे आर्टिकल 38 जाके आप पढ़े, उसमें सोर्सेज ऑफ लॉ दिए हुए हैं। फर्स्ट सोर्स इज कस्टमरी इंटरनेशनल, फर्स्ट सोर्स इज ट्रीटी लॉ, देन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, देन कम्स द अदर लॉ। So what's the point there? So What is the point there? the What is the point that it is said that none of them are hierarchy, none of them are superior or inferior, they all keep their independent positions. Just because there are 4 things, they उसकी अब ये आवश्यकता नहीं है कि उनमें फिर हायरार्की हो कि एक बड़ा एक छोटा है। ये तो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है ना यार, आप भी जानते हैं। बात तो सुनो, सर आप मुझे अगर ये आप बोलने देंगे तो मैं आपको बोलूं, आप अच्छा बोले। विक्रम संपत की आप किताब पढ़ लें ऑन सावरकर, मेरे पास दोनों वॉल्यूम है। हाउ मच सावरकर वाज वरीड कि हिंदू जो है कास्ट सिस्टम की वजह से अपने अंदर यूनिटी नहीं पैदा करते, ये तो सावरकर लिख रहे हैं। तो मैं तो कास्ट सिस्टम को मैं कह रहा हूं कास्ट सिस्टम इज अ सोशियोलॉजी, द फिलॉसफी इज वर्ण सिस्टम। You got to doesn't understand matter, the the distinction sociology between is sociology important. and the philosophy. The sociology is important. Who cares about the philosophy? Philosophy I में do भी care, sir. आप नहीं करते, मैं केयर करता हूँ। आपने सीधा आपने जब आपने मनुस्मृति को कोट किया तो आपने तो सोशियोलॉजी पे अटैक नहीं करके फिलॉसफी पे अटैक किया। मैं तो सोशियोलॉजी की बात करता हूँ ना। आप पहले हम मनुस्मृति की बात कर लें, फिर हम उसके बाद आपसे सोशियोलॉजी पे भी बात करेंगे। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मनुस्मृति पे जो है, जो वो चंडाला और ये सारी मैंने वो पढ़ी हुई है यार। और वो कौन सी है महाभारत में या किसमें कि एक अनटचेबल ने सीख लिया वो तीर कमान, तो उसको वो ये अपना अंगूठा काटना पड़ा। ये सारा कुछ पार्ट ऑफ द
ऑर्डर है कि अगर ये हु वन इज। वे चलेगा कि आप सिर्फ बोलेंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप अपनी बातें सारी रख ले। नहीं, मेरे ख्याल से रिबाहा ने ये गलत डिबेट करवाया। आई डोंट थिंक दिस इज इन द बेस्ट स्पिरिट्स। इसको महल खत्म कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपकी पोजीशंस, मुझे आई रिस्पेक्ट योर पोजीशंस एंड आई सिंपथाइज विद सम ऑफ योर वे ऑफ थिंकिंग, बट अब ये नहीं है कि मैं डिफेंसिव पे चला जाऊं बिकॉज नहीं, मैं आपको डिफेंसिव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, आप मेरी बात रखने दे, बात खत्म हो जाएगी। कोई इसमें नहीं जीतने और आप हारने की बात नहीं है। बात है कि आप अगर मेरे व्यूज हैं वो तो आगे आए ना, कि वो व्यूज को भी सुना नहीं जाना चाहिए। बात तो ये नहीं कि कौन चले जीत रहा है कौन डिफेंसिव हो रहा है, बात है कि चले देयर इज अ कंस्ट्रक्शन। आप बोलो। मैं ये कह आप मुझे सोशियोलॉजी और फलसफे में फर्क बताएं। इन योर ओपिनियन व्हाट्स द डिफरेंस फॉर यू in order to explain the sociology of society? That's interesting. ये बताएं। फिलॉसफी है कि इस्लाम कम्स विद इक्वलिटी, इस्लाम दुनिया में इक्वलिटी लाता है। लेकिन चलो सोशियोलॉजी है कि इस्लाम में भी पसमानदा, अशराफ, ये अंसारी, अंसार और शेख और ये सब पाए जाते हैं। दैट इज अ सोशियोलॉजी। सो फिलोसफी इज नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्टेड इन द सोशियोलॉजी, बिकॉज इंसान कितनी बात समझता है, अगर एक सारी साइकोलॉजी एक सेंटेंस में लिखी जाए, इंसान उसको उसी तरीके से समझ ले, तो फिर इतनी जो हदीस की किताबें आई, फिक आई, उनका क्या यूज है? उनकी फिर कोई यूज नहीं होती, बिकॉज देन यू लेकिन नीड बात समवन टू सुने, एक्सप्लेन टू द पीपल। कुरान के अंदर एक तो फिलोसॉफिकल वर्सेस भी हैं, लेकिन उसमें सोशियोलॉजी भी है। उस हालात में जो लॉज बनाएंगे हैं, हदूद लॉज कुरान शरीफ से हैं। हदीस के अंदर भी सोशियोलॉजी के ऊपर ही है, द प्रॉफिट व्हाट इट डिड एंड सोशियोलॉजी सेड। इज व्हेन अ फिलॉसफी इज प्रैक्टिस। सोशल हाँ ऑर्डर दैट्स तो वही करना ऐसे तो फिर वर्ल्ड सिस्टम सोशियोलॉजी आप कह रहे हैं। मैं सोशियोलॉजी तो इज द प्रैक्टिस ऑफ द फिलॉसफी, कि दैट्स इंसान उसको राइट प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। and the philosophy led to a hierarchy which was No, it did not. unbelievably But oppressive. that is, Unbelievably I'm very oppressive. humbly requesting, it did not. There was no hierarchy ever. That's a construction. सांख्य दर्शन अगर आप पढ़ें, जिन्होंने उपनिषदों में उन्होंने कहा कि जब क्रिएटर जो है उसने जब एक क्रिएशन की, अपनी क्रिएशन को बढ़ाने, क्योंकि ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो क्रिएटर है उसके 100 मुख हैं, उसके 1000 मुख हैं, 1000 पाद हैं और 1000 हाथ है, ये तो वो एक बहुत जमाने की बात है, वो प्री हिस्ट्री की बात है, वो मिथोलॉजी की बात है। मैं बात कह रहा हूँ नहीं, वो सोशल फिलोसफी ऑर्डर, की भाई। वो सोशल ऑर्डर जो लोगों ने आके यहाँ पे देखा, उसके अंदर जो हायरार्की थी, उसमें जो ऑप्रेस्ड लोग थे वो वहां पे थे। व्हाट आई एम तो सेइंग बाबर कि ने जो अपनी किताब में कहीं ऑपरेशन की बात नहीं की, ना तो बाबरनामा में किसी ऑपरेशन की बात की जाती है, ना तो फतवा आलमगीर में, ना मस्जिदी वो तो एक आलमगीर में। मेमोइर्स है ना, वो तो मेमोइर्स है, दोज आर मेमोइर्स भाई। ही जस्ट राइट्स अ बुक अगर वो मेमोयर अबाउट। होते, जैसे मैं आपको अकबर की किताब कोट कर देता हूं, मैं आपको फतवा आलमगीर को मासिर आलमगीर की पेज नंबर 60 से कोट कर दूंगा। वो अगर ये होता यहाँ पे कि भाई इतनी डिस्टिंक्शन है तो कोट करते ना। चले अब बाबर तो नया था, औरंगजेब ने तो काफी यहाँ पे साल गुजार चुके थे नहीं उसके तो जनरेशन के लोग। औरंगजेब डजंट फिट इनटू द औरंगजेब ऑर्डर तो जो। कह रहा है ये तो वो है, नॉन मैंने तो बिलीवर्स है, अकबर का ये नाम लिया है, काफिर हैं। मैंने तो अकबर का नाम लिया है, औरंगजेब को तो मैंने एग्जांपल नहीं दिया। आई वाज गोइंग नहीं, टू गिव एग्जांपल ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द पैटर्न जहां पे सबको लेके चला जाए। नहीं, देखिए औरंगजेब ने मैं जब क्या ये कह रहा हूँ किया सर तो रिवोल्ट आपसे, शुरू मैं हो ये गया। कह रहा हूँ कि हमारी इतनी सी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुगल्स वर पार्ट ऑफ द इंडिया, बट टू से दैट कि उन्होंने हमें कुछ सिखाया, वो जब उनके लोग एक भी, आप इनकी किसी भी किताब को पढ़ लें, बाद के ऑथर्स क्या लिख रहे हैं वो मेरा मतलब नहीं है, मैं डेरिवेटिव बुक उसको सोर्स नहीं बनाता। अच्छा, पॉइंट ये है कि आप हमें हमें हमारे बारे में कौन बताएगा? हम खुद बताएंगे या कोई दूसरा पर्सन जो आके बता देगा वही सही है? जैसे नहीं नहीं, एक आप खुद बताएंगे, आप खुद भी बताएंगे, बिल्कुल। जी जी। हमारी आपसे बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट ये है सर, मैं ये कह रहा हूं कि कास्ट सिस्टम जो वर्ण सिस्टम था उसमें कोई हायरार्की नहीं थी। जस्ट बिकॉज 4 चीजें दी हुई हैं इसका मतलब नहीं होता कि हायरार्की है। कि पैर, भगवान का पैर कैसे गंदा हो जाएगा? जो भगवान है, जो क्रिएटर है, क्या उसका पैर गंदा होता है? ये ये हम माने उसी भैया, वर्ष ये के। इसी तरीके से जो है ना, वो हमारे फंडामेंटलिस्ट हैं, दे कैन इंटरप्रेट इस्लाम एज अ फिलॉसफी। यानी कुरान के अंदर एक आयत है कि इफ यू किल वन ह्यूमन बीइंग यू किल ऑल ह्यूमैनिटी, ये भी है। और कुछ वर्सेस जो ये फंडामेंटलिस्ट हैं वो बने वो इज़राइल के लिए था, वो बहुत लिमिटेड कंटेक्स्ट में है, मैंने उस वर्स को पढ़ा, दैट वाज फॉर बने इज़राइल। चलो चलो, जो भी है, मेरा मतलब है आज के जो ये फंडामेंटलिस्ट हैं वो तो उसको लेके आगे चलते हैं, आईएसएस और ये सारे। सो मेरा मतलब है कि आपके लिटरेचर में जो एक
पुराना पीरियड है, वैदिक पीरियड, उसके अंदर वाकई शायद कास्ट इस तरह नहीं है, लेकिन सर जब ये मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि वर्ण सिस्टम वाज अ सिस्टम ऑफ द डिवीजन ऑफ योर एक्शंस, नॉट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। बाद में इसको but ह्यूमन बीइंग्स को बनाया गया। it became so and then Yes, it that is lasted. the wrong caste system तो मैं abhor करता हूँ। Anyone saying I'm a Brahmin is must be abhorred। कोई So अपने आप को जन्म के आधार पे अगर ब्राह्मण क्लेम कर रहा है, that person should have no place in the society। But the point आजकल is that कि बेटा बात सुनो, आजकल की शादी देख लो, कौन किससे करता है, तुम्हें पता लग जाएगा कि इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। मुसलमानों के अंदर भी ये जो पसमानदा है तो वाला हम तो उसको गलत कह रहे हैं सर, मैं कहाँ उसको डिफेंड कर रहा हूँ। आई एम सेइंग दैट इज दैट मैं मेरे घर वाले ब्राह्मण है, हमारे घर में कभी नहीं सिखाया गया और मैं मानता भी नहीं ब्राह्मण सिस्टम को। बट आपकी बात सही है कि शादियां हो रही है इस बेसिस पे कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की बेटी की शादी होगी। अभी आई डोंट सपोर्ट इट। मैं तो ऑन द चैनल कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की शादियों का या इस तरीके के जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है, ये कतई आइडिया का नहीं है। बट मेरी बात समझिए, जी मैं वेदों में या कोई भी जो फिलॉसफी दी गई, बिकॉज अल्टीमेटली इट परवेड्स इन द सोशल ऑर्डर, वो इंसान की नहीं थी, वो थी गुण और कर्म की। दैट मीन्स धार्मिक वो डिवीजन था। जैसे आज आप स्टेट की परिकल्पना करते हैं तो स्टेट में जो डिवीजन ऑफ और पावर है जिससे कि अल्टीमेटली स्टेट क्रिएट होता है, वो क्या है कि भाई लॉ मेकिंग को डिवाइड कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट को डिवाइड कर दो और लॉ आपकी ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उस जमाने में जिस फलसफे से बनाया गया वो डिवीजन ऑफ लेबर की सूरत थी, लेकिन ओवर हिस्ट्री जो जिस तरह उसकी प्रैक्टिस हुई वो बहुत ऑप्रेसिव थी। इसीलिए मुझे लगता है कि जब बाहर से लोग आए, अब वाजपेयी साहब की खुद एक वीडियो है जो उन्होंने जब वो गए अफगानिस्तान, उन्होंने कहा आई वांटेड टू गो एंड सी गजनी, कि ये महमूद चंद सोल्जर्स लेके जब आया, हाउ कुड ही प्रिवेल ओवर इंडिया। तो उनका वहां पे वो आप जरूर देख लें, और वो एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। मैं यही कह रहा हूं, तो मैं बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा, ना मैं किसी और को कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट हैज टू बी अ स्टोरी टोल्ड विद ऑल ऑनेस्टी। बहुत अच्छा उन्होंने किया, बिल्कुल गलत है, बहुत बुरा किया, ये भी गलत है, हकीकत को आगे लाना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। हमारा पॉइंट, हम लोग ये नहीं कह रहे, या मैं मेरे जैसे स्कॉलर्स ये नहीं कह रहे कि मुगल्स हैव नो प्लेस इन द हिस्ट्री, बट टू से दैट कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुगलों ने किया। और जैसे आपने कहा कि बाबर से पहले लोगों को ये पता, मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं कि अकबर से पहले यहाँ पे मल्टी जो एथनिसिटी या मल्टी जो कल्चरल का आइडिया नहीं था। इंडिया शुरू से कल्चरल रहा। इंडिया के लोगों ने कभी अपने आप को किसी रिलीजन या कल्चर से नहीं डिफाइन किया। जैसे आप अगर शूद्र का भी डेफिनेशन देखें तो वो होता है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज उच्यते। दैट मींस कि आप एवरीवन इज, ये आपके मनुस्मृति को कह रहा हूं कि एवरीवन इज बोर्न शूद्र, वो अपने कर्म से फिर वो आगे बढ़ता है। मैं बात क्या कह रहा हूं कि इन लोगों ने जैसे अब आप काश से अगर काम से बढ़ता, तो मेरे ख्याल से हिंदू मजहब को मैंने स्टडी किया है, लोगों को किया है, जितना इसमें लर्निंग की कैपेसिटी है, मेरी जो वेलकम हो रही है सिर्फ इसलिए कि मेरे इल्म की वो इज्जत करते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, मैं इसको मानता हूं। मैं कहता हूं जो सोशल ऑर्डर आया उसके अंदर उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये बिलीफ बन गया होगा ना कि दीज पीपल मस्ट क्लीन द लैट्रिन्स एंड डू ऑल दिस बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर बोर्न टू डू। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब ये एक एटीट्यूड बन जाता है तो हर सोसाइटी के अंदर अगर ये चीजें हैं, उनको बदलना जो है वो इम्पोर्टेंट है। मुगलों तो ने वो बदलने की थ्योरी कौन लेके आया? मुगल्स के पास तो काफिर को तो वो इंसान मानने को तैयार नहीं थे, वो तो कहते थे वर्स्ट क्रिएचर्स। तो अगर ये कहे कि औरंगजेब और अकबर जो कि लोकल पॉपुलेशन को काफिर कह रहे हैं और कह रहे हैं इनको जीने का हक नहीं है, उन्होंने तो उनके साथ रह से भी वो छीन ली। देयर आल्सो आई थिंक यू आर इंडल्जिंग इन रेटरिक। मुगलों के 9 जो रतन थे, बीरबल और ये सारे, और जो उनके राजपूत जो उनके लिए जंग जाके लड़ते थे, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज कि इंडियन कम्युनिटी में या इंडियन फिलोसफी में मेरा तेरा की भावना नहीं है। हमारी फिलोसफी है अहम निजम परोती की, सारी दुनिया ही हमारी है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाई डिड नॉट द मुस्लिम्स, बिकॉज दे डिड नॉट कंसीडर देम आउटसाइडर। वो सबको, अब चूंकि वो जब इंडिया में आ गए, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट से जीता, वो लोग उनको अपना ही समझे कि भाई एक फेयर मींस ऑफ वॉर था, वो जीत गए, हो गया। वो काफिर का जो वो है एक
बट आपके अंदर क्वेश्चन भी ये नहीं मिलिट्स है, वाली क्वेश्चन ये है कि क्या मुगलों ने भारत को अपनाया, उन्होंने भारत की संस्कृति अपनाई, भारत की भाषा को अपनाया, भारत की किसी भी प्रैक्टिस को अपनाया, भारतीय लोगों ने उनको अपनाया। देयर वाज अ रिवर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द मुगल्स बट द मुगल डिड नॉट। अकबर नहीं, ने, मैं बहुत उन्होंने इज्जत करता हूं अकबर की, अकबर इज अ ग्रेट लीडर, बट अकबर ने इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया। क्या मेरा मतलब है, अकबर ने आके यहाँ के जो लर्नेड लोग थे, बल्कि आई हैव रेड स्कॉलर्स सेइंग कि अकबर एक्चुअली वेंट टू द इंडियन जो ब्राह्मण है कि हम भी, आप मुझे एक्सेप्ट कर लें एंड बी क्रिएट दीन इलाही। वो तो एक मजहब बनाना चाहता था। आप किस काफर कुफर के चक्कर में पड़े हुए हैं यार? डोंट यू अंडरस्टैंड मैं कि ही वाज सर, क्रिएटिंग अ वो न्यू जो लिखा रिलीजन मैं तो वो पढ़ रहा हूँ, बेस्ड ऑन उसने है राजस्थान में जाके कई मंदिरों को तुड़वाया, आप पढ़ लें उसके बाद उसकी वो, मैं ये नहीं कह रहा यार। हूँ सर। कहीं जंग उन्होंने जाके महदवी उसको भी नहीं मारा। वो जौनपुरी जो था, जो टक्कर लेता था उसको बादशाह हमेशा डिफीट करता है। व्हाई डू यू पिक अप सच एग्जांपल्स? जब तो मैं आप कह क्या रहा हूं कि चाहते हैं उनकी कि जो हमारी कल्चर, और अगर मैं आज पाकिस्तान में जीत जाता है भारत, और जाके वहां के जो लोकल प्रैक्टिसेस है मस्जिदों को तोड़ दे और वहां पे मंदिर बना दे अपनी जगह, और आप कहेंगे कि जीत गया, ये सही जगह, इनको अपना मान लो? और यहाँ पे आपके ये इट्स वेरी वेल नोन, डेविड ईस्टन को पढ़ो मियाँ। वो कहते हैं कि यहाँ पे रिवाज था कि दो राज्यों में जब वो होता था मुकाबला, जो हार जाता था वो उसके मंदिर को गिरा देता था, उसमें सारी दौलत ले लेता था और अपना मंदिर बनाता था। तो ये मंदिर के अंदर क्योंकि दौलत होती थी, एक वजह लूटने की उसकी ये भी थी। और आपको मैं बताऊं, व्हेन द ये एंग्लिकन क्रिश्चियंस केम टू आयरलैंड, उन्होंने वहां पे उनकी अपना चर्चेस के अंदर घोड़े खड़े किए। दिस इज हाउ अ कॉन्करर ऑलवेज ट्राइज टू ह्यूमिलिएट द पीपल। लेकिन रंजीत सिंह ने जब लाहौर कैप्चर किया है, तो बादशाही मस्जिद को भी उसने वहां पे अस्तबल थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया। फिर इन एग्जैक्टली, ऑर्डर दैट्स टू, व्हाट आई एम सेइंग। आपको कभी एक इंडियन रूलर नहीं मिलेगा जो जाके दूसरों के धर्म के निशानों को तोड़े। शिवाजी भी जब हमारे यहाँ के जो किसी मुस्लिम शासक की लड़की पकड़ के लाई गई थी, उन्होंने कहा ये हमारी बहन है, इसको वापस करो। बट अगर आप ये ये डिनाई कर रहे हैं सर कि यहाँ की औरतों ये को नहीं, किसी मैं ये भारत के डिनाई हरम नहीं में करता। बाजार में नहीं बेचा गया, तो नहीं, ये मैं थोड़ी सी जाती है, मेरा ये कहना है बात सर। सुनो, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा। मैंने कहा जब भी ये किसी ने किया है तो वो एक एक्टिविटी है which has to be एग्जैक्टली, condemned. बस। That's right. I have no defense for the wrongs done. I जी have जी no जी, defense for any wrong done. हमारा भी यही है भाई। वी तो बस ठीक मुगल्स है। हैव कम टू इंडिया, वो यहाँ रहे हैं 250 साल, तो उसका तो एक हिस्ट्री में पार्ट होगा। मगर ये कहना कि मुगल इज इंडिया, ये नहीं है। जैसे आप बाबरे, ये आप कौन कह रहा सारी है? किताबों में, जिसने कहा है ना कि मुगल इज इंडिया, वो बेवकूफ है। क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री तो मंजो दाड़ो से शुरू होती है, हड़प्पा से शुरू होती है। वो प्री हिस्ट्री है। वो तो एक्सकवेशंस के बाद सारा ढूंढा गया। लेकिन अशोका का दौर हम सब जानते हैं। मौर्य जो थे उनको रूल, वो सारा हमने पढ़ा हुआ है। अब जाके ये सूडो इंटेलेक्चुअल जो हैं, वो दोनों तरफ हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी को तोड़ रहे हैं। और अशोका, when I went to school in Pakistan, was celebrated as a great seer, जो के सारे लोगों को उसने किया। और बड़े अच्छे रूलर हुए हैं, कई हुए हैं। पोरस ने जो जंग की, पोरस, वो लोग अपने, मैंने, पोरस इज द हीरो नॉट अलेक्जेंडर। ये लाहौर में मेरे घर के पास ड्रामा होता रहा मेरे स्कूलों के मेरे अंदर। कहने का तो मतलब है पोरस सर, हैज बीन द अलेक्जेंडर भी लोकल हीरो। हीरो है, अब पोरस भी, ढूंढ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अलेक्जेंडर भी हीरो है, पोरस भी हीरो है। कोई 1 to 1 करने की जरूरत नहीं है, बात फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने की। चलो मैं अच्छी ये कह बात है, रहा हूँ अच्छी बात है। कि भारत का जो निर्माण है सर, वो चूंकि एक जो दूसरी साइड के जो लोग हैं, मैं किसी को स्टूडियो नहीं कहने, सारे इंटेलेक्चुअल अपनी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारत का निर्माण तलवार से हुआ। भारत में जो है वो विविधताएं जो हैं, वो किसी अकबर की देन नहीं है सर। भारत शुरू से विविध, क्योंकि ये कल्चर से बना हुआ देश है। किसी ने भारत को बनाने के लिए तलवार नहीं उठाई। हमारी जो भारत बात की सुनो, फिलॉसफी, तो हम जो ये कहते हैं कि अगर आप इंडिया की कंस्ट्रक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिस बनाते हैं कि विक्ट्री, पॉलिटिकल जो पावर का सोर्स है वो कोई कॉन्क्वेस्ट है, तो वो हम डिनाई करते हैं। हम ये नहीं डिनाई नहीं करते कि कौन, मुगल हमारे यहाँ नहीं बाय आए। द वे, ठीक है। अभी शेख जी ये बताएं, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्क्वेस्ट की बुनियाद पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी है? आई हैव नेवर सीन दैट। व्हाट डू यू मीन?
तो आप ये नहीं, इंडिया इंडियन की जो आज कॉन्स्टिट्यूशन है की क्या? फिर तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता रहा, इंडियन 1950 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो एक सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अगर आप हाँ हांस केल्सन की किताब पढ़ लें, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसमें वो कहता है ग्रैंड नॉन। क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया बनाता है सर, इंडियंस बनाता है। तो बिकॉज की करें, प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly। वेरी वेल, वेरी गुड। तो ये तो बड़ा तो, अच्छा है। ये तो इसका मुगलों से क्या ताल्लुक है? मुगलों ने नहीं तो नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी। ये तो टॉपिक मुगलों पे था। मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 19 भारत का निर्माण 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। ये कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करता है खाली। इट्स अ न्यू फॉर्म, इट इज अ ट्रांजिशनरी बुक। ये हम दिस ये इज, आपसे बस कह रहे हैं। आप अगर ये इसमें खुश हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। व्हाट आई से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ फ्री इंडिया, मैं ये कह रहा हूं। अगर आप उसको कहते हैं कि वो पहले से था और अब दोबारा रिवाइव हो गया, यू आर वेलकम टू डू दैट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई एम सेइंग द प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर ट्रीटिंग एवरीबॉडी फेयरली एंड इक्वली। मैं तो ये कह रहा हूं। आप कहते हैं कि इसके रूट्स बहुत पुराने हैं, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन भैया, लेकिन लीगली तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाना जाके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स मैं द आपको लॉ ही इंटरेस्टिंग बता रहा था, मैं लॉ ही बता रहा था। आप एक हांस केल्सन की किताब है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने पावर दी इन लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने? जो इलेक्शन होता था वो भी फ्रेंचाइज जो था वो लिमिटेड था। तो हाउ डिड दे गेट द पावर टू मेक इंडिया की देयर ये वाज नो इंडिया? राइट टू वोट प्रीवियसली यार। वो पंचायत के अंदर भी एक हायरार्की नहीं नहीं, थी। मैं राइट टू वोट की बात जो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह अछूत रहा है, हूँ। जो अछूत है वो नीचे बैठते थे, जो अपर नहीं कास्ट नहीं है नहीं वो नहीं नहीं, हमारे यहाँ छूत को नीचे नहीं बिठाया जाता था। ये बात की एक सोशियोलॉजी का कंस्ट्रक्शन है। सारे छूत नीचे बैठते थे ऐसी बात नहीं है सर, कि पूरे इंडिया में ये होल अक्रॉस ये प्रैक्टिस थी। और जो भैया बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये साउथ इंडिया में, ये मैंगलोर और इधर ना सिर्फ अनटचेबल थे, अनसीएबल भी थे। जो यस अगर सर, अनटचेबल अनसीएबल होंगे, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। बट तो फिर अनटचेबल किस किताब में नहीं है सर? आप अगर इवन इस्लाम को पढ़ लें तो वो कहता है कि जो मुस्लिम्स नहीं हैं और जो मुशरिक हैं और जो काफिर हैं, वो तो इंसान, वो तो सबसे बदतरीन मखलूक हैं, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। अनटचेबिलिटी कहाँ नहीं है? मतलब अगर एक किताब आपको नहीं, ये डायरेक्ट कह रही है कि मैं आप इनसे बात दोस्ती इसलिए ही मैं मत कर रहा करो। हूँ, बात सुने तो, नहीं मैं तो इस्लामिक स्टेट की जो इस किस्म की बातें हैं कभी मुझे सुना सपोर्ट करते हुए, नहीं नेवर। नहीं नहीं, मैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर, मैं बहुत बात आपकी नहीं कर, बहुत मैं कह रहा बुजुर्ग है। हूँ अनटचेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी नहीं है, ये इंडियन सोशियोलॉजी में आ गया। मगर कई किताबों में सोशियोलॉजी तो अनटचेबिलिटी पार्ट ऑफ फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी दोनों है। अगर आपको ये मना किया जा रहा है कि आप किसी काफिर से दोस्ती ना करो, इससे बड़ी अनटचेबिलिटी क्या होगी? तो ये नहीं, कह देना मगर मगर ये कहाँ कहा गया है कि किसी, एक आयत इस किस्म की है, लेकिन बेतहाशा और भी तो वो हिस्टोरिकल आयत है ना, उस आयत में यही लिखा है ना कि भाई आप क्रिश्चियन से, यहूदी से और मुशरिक से दोस्ती ना करें। इसको अनटचेबिलिटी नहीं कहते, तो अनटचेबिलिटी किसको कहते हैं सर? दिस इज द ओके, एब्जेक्ट अनटचेबिलिटी। लेट मी ग्रांट यू दिस पॉइंट, बट लेट मी आल्सो से कि एक और आयत है कि पीपल ऑफ द बुक जो है, मैं दो एग्जांपल दूंगा, जरा मेरी सुन ले। जी जी एक एग्जांपल है कि कुरान शरीफ में ये भी है कि Christians, Jews, and Sabians, who are people of the book, can live among Muslims if they pay the jizya. एक ये है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे हुकूमत कायम की अपना सिंध के अंदर, तो प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ की पॉपुलेशन तो हिंदू या बुद्धिस्ट थी। सो हाउ टू डील विद देम? तो उन्होंने फिर ये पैगाम भेजा दमिश्क में, दमेस्कस में। वहाँ के उलमा ने, फुकहा ने, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इंटरप्रेट किया कि हिंदू और ये भी उसी गॉड में बिलीव करते हैं जिसमें हम करते हैं। एज लॉन्ग एज दे पे द जजिया, डोंट forced to convert them to Islam or touch their religious places. They have a right to repair them and continue with that religions. ये तो बिल्कुल जिजिया मांगना क्या इक्वलिटी नहीं है क्या? ये अनटचेबिलिटी नहीं है सर? किसी से जजिया मानना जस्ट बिकॉज उसके बिलीफ सिस्टम के लिए, ये बात कहीं सुनो, से किस दौर की बात है? दौर की बात है ना, एक दौर की बात है। और लेकिन उसमें एक और भी चीज है, जजिया गिव्स यू द प्रोटेक्शन बट डजंट मेक यू टेक पार्ट इन द होली वॉर्स ऑफ द स्टेट। तो ये उसका साथ एक अगर बैलेंस। अगर कोई एक ये थ्योरी जजिया की ला रहा है और हमारी थ्योरी है कि एकम सत बहुधा विप्रा वदंती की सत्य एक है, उसको बताने वाले लोग अलग अलग हैं, तो हमारे हिसाब से तो वो भी सही है। हम तो उनसे जजिया नहीं मांग रहे।
और वो हमको जजिया मानने के बाद हमको बताएं कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी है, जबकि उनकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम पढ़ाना लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, और बात अगर सुनो, दोस्ती न करने को अनटचेबिलिटी नहीं कहते तो किसको अनटचेबिलिटी कहते हैं सर, ये मुझे बता दीजिए। वो बात सुने, ये चीजों को, उसमें से सोशियोलॉजी जो हिंदुस्तान की बनी वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आके मुस्लिम रूल ये 700-800 साल का है, उसकी अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्शन is only 19%. Come to that figure and explain how is that It is possible. not because they were benevolent, it is because people fought, because there was No. Shivaji, there was Amar Singh, the people fought back. Shivaji is a very late What arrival. explains कि इजिप्ट क्यों कन्वर्ट हो गया, पर्सिया क्यों कन्वर्ट हो गया, why didn't वो 100% क्यों हो गए, उनके यहाँ पे क्यों नहीं बचे ये जो पारसीज हैं? नहीं, उसकी वजह, नो आई टेल यू, इजिप्ट की कॉन्क्वेस्ट और उसके पर भी आ जाते हैं, लेकिन मेनली ये जो सैसनेड और Byzantine empires हैं, they had been fighting wars for 400 years, and as the war became more and more costly, they forced more and more taxes on the people. At that point, the Arabs got a breakthrough, और उनके taxes वो सैसनेड एम्पायर से बहुत कम थे। इस तरह कन्वर्शंस बड़ी हुई हैं। उन्होंने जजिया कभी लगाया, कभी नहीं लगाया। जो खलीफा उमर थे उन्होंने चिट्ठियां भेजी थी, 3 ऑप्शन है, या तो कन्वर्ट हो जाओ, अपना इलाका हमको दे दो, या तो जिजिया दो और हमसे नीचे बन के रहो, और या तो लड़ दो। That's correct. तो जब ये है तो इसमें ये ऑप्शन कहां से? मैं क्या, जिन्होंने क्रूसेड लड़ा, क्रिश्चियनों ने यूरोप का इस्लामाइजेशन इसलिए रोका क्योंकि वो क्रूसेड लड़े, वो घुस के वो चले गए सलाउद्दीन से लड़ने जेरूसलम तक। हमारे यहाँ को चूंकि वो क्रूसेड नहीं दिखाया गया, जो महाराजा शिवाजी छत्रपति महाराज थे उन्होंने लड़ा हिंदवी समाज के लिए। जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, अकबर ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, तो लोग लड़े। तब जब तक आप अलायंस में आए तो उन्होंने अपनी बेटियां भी दी हैं मुगलों को, ये भी सच है। राजपूतों ने अपनी बेटियां दी, अलायंस भी विन किया। वेरी गुड। यहाँ पे बात आपकी मेरी एक्चुअली डिसएग्रीमेंट डिटेल पे है, प्रिंसिपल्स पे नहीं है। आप भी इसी चीज को मान रहे हैं कि जहां पे अच्छा सलूक किया तो दैट इज लॉडेबल, जहां उन्होंने ज्यादती की वो कंडेम होना चाहिए। महल ये हमारी अप्रोच अगर हो तो मुगलों को भी हम मुगलों में वही हिस्ट्री में रोल दें जो एक डिटैच्ड स्कॉलरशिप होता है। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं 1 मिनट लूंगा सर, मैं आपसे कतई डिसएग्री नहीं कर रहा, वेरी हम्बली इन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर। मैं इतना कह रहा हूं कि मुगल ने जो किया हमारे साथ, इट्स अ टाइम फॉर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। ये कह देना, वेरी गुड, दैट आई टोटली एग्री, आई एम विद यू। मेरा जो मिशन आजकल मैं तकरीरें कर रहा हूँ वो किसके ऊपर बेस्ड है कि यू कैन नॉट ब्रिंग द पास्ट बैक, those who committed those crimes are no longer there, though they are no longer there. But we should not support those who have gone and destroyed the churches or the mosques or the temples of people they subjugated. ये जुल्म है बिल्कुल, इसको मैं मानता हूँ। बस और कुछ बात नहीं, हमारी 2 डिमांड है सर, हमारी 2 डिमांड है बस। और डिमांड मतलब रिक्वेस्ट, नंबर 1, किसी भी पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट ने इंडिया को नहीं बनाया, ये सतत कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है। जो पहला व्यक्ति कौन था जिसने कहा था? मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि इंडिया की सेकुलरिज्म की सक्सेस ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो सेकुलर थी, हिंदुओं में सेकुलरिज्म की एक गुंजाइश है, दैट दे हैव एडजस्टेड टू इट। ये मैं खुद कहता हूँ अपनी तकरीरों में। ये आपको ये भी बता दूं सर, मैं एक चीज और जोड़ दूं, सेक्युलरिज्म जिसको बहुत से लोग समझते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म नहीं होती। रिलीजियस टॉलरेंस इंडिया में इसलिए आती है क्योंकि हमारी थ्योरी जो है, जो हिंदू एक आदमी को हिंदू बनाता है या सनातनी बनाता है, वो ये है कि एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, क्योंकि वो हर धर्म को सच मानता है, वो हर पैगंबर को, हर अल्लाह को, हर आइडिया को वो मानता है। आपकी बहुत ग्रेटनेस है, और पता नहीं आपने कितने मेरे वीडियो देखे हैं जहां मैंने बताया है कि मैं चेन्नई गया तो वहां पे जो वेस्ट पंजाब के पंजाबी, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जहां भी जाऊं इंडिया में कोई पंजाबी मिल जाए तो वो उन्होंने मेरी दावत की। बाद में वो एक जो है मुझे ले गए अपने गुरुजी के पास, तो वो गुरुजी सिंधी थे उनके, लेकिन जब मैंने वहां पे देखा ना उनकी पीरों की शजरा, तो हाईएस्ट उन्होंने शेख अब्दुल कादर जिलानी जो 11वीं शरीफ वाले पीर हैं मुसलमानों के, उनको बनाया हुआ था। ये हिंदुइज्म की बहुत ब्यूटी है, दे recognize and accept people who have learning and who have knowledge। ये आप लोगों के कल्चर की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और एक वजह, आई थिंक यू आर राइट, the people held on to their faith because
दिस इज हाउ दे लुक्ड अपॉन लाइफ। ये आप लोगों की बहुत रेजिलियंस है। आई एम देयर टू अप्रिशिएट दैट। सिर्फ मेरा जी आपसे ये है कि आप ये इतना अग्रेसिव हो कि अब पूरे मुगलों को और उसको सिर्फ वो क्या कहते हैं डीमोनाइज ना करें, वो भी ज्यादती है। लेट्स गिव नहीं, डिमोनाइज की द बात डेविल नहीं द है सर। ड्यू वाली अगर बात, डेविल द ड्यू। आप हमारी किताबें पढ़ लें एनसीईआरटी की सर, उसमें जो है उनको लिखा गया कि इन्होंने मंदिर बनाए, लोकल राजाओं को बल्कि डिमोनाइज किया गया। हम ये कह रहे हैं जो सच है वो पढ़ाएं, हम किसी को डिमोनाइज नहीं बस करते। ठीक है, अगर बस ठीक सच है। मैं बोलना भी कहता हूँ, डिमोनाइजेशन हो जाए। बात सुनो यार, मैंने जो पाकिस्तान की ये सारी नैरेटिव के ऊपर लिख के सच वहां बोलने का रिवाज डाल दिया है, तो मैं आपसे क्यों एग्री नहीं करूंगा? आई एम नहीं टोटली नहीं विथ यू सर, इन दिस। बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा हूँ, हमारी कोई डिबेट नहीं थी। मेरा ये था कि एक एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि तुम तो अछूत में मानने वाले लोग थे, तुम्हें कुछ नहीं आता था, मुगलों ने आके तुम्हें कल्चर दिया, खाना दिया, मुगलों ने ये ट्रेडिशन दी। ये नहीं, जो हमारी मुगलों लड़ाई ने है ये उसके खिलाफ है। वी आर नॉट फाइटिंग मुगल्स मुगलों पर से। मुगलों ने यहाँ के सीखा कि मौसीकी की क्या ब्यूटी है, कितने राग रागनी हैं। उन्होंने अपने अपने कोर्ट्स में बड़े बड़े सिंगर पैटर्नाइज किए और ये रिवाज बन गया। सो मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जो भी आया यहाँ का होके रह गया। मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, हम भी यही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम जैसे आप एक बात बताएं सर, मुगल अपने हैं, अंग्रेज अपने क्यों नहीं है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, मुगल्स आर मैं तो आवर, कहता हूँ ना ना ना, मैं तो कहता हूँ अंग्रेजों ने आके हमें जो है ना एक फ्रीडम के लिए पूरे लोगों को तैयार किया। ट्रेजेडी ये है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल दो हिस्सों में टूट गया। मैं तो अंग्रेजों ने हमें वो आइडियाज दिए, द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड, द राइट टू बी इलेक्टेड, राइट टू वोट, लेकिन दे वांटेड टू डू दैट एज लॉन्ग एज दे वर रूलिंग। जाते हुए उन्होंने इस इलाके को तोड़ दिया। मेरी तो ये ये पोजीशन भी है। सर यहाँ पे वही है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री को नहीं बताया गया। देखो, आपको एक और किस्सा सुना दूं फिलोसॉफिकल। हाँ जी, जी जी अभिषेक जी। हाँ, जी सर, जी सर। वो लेबनीज फिलोसफर थे अपना खलील जिब्रान। आई नो, आई नो। हाँ, वो कहते हैं कि एक दिन बैरूत के अंदर दो दोस्त मिले जो एक ही गांव से थे, 25 साल के बाद मिले। उनमें से एक जो था वो डाई हार्ड कम्युनिस्ट हो गया था और दूसरा जो था वो 5 वक्त का नमाजी था। लेकिन देवर, सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, जी सर। वो कहते हैं कि वो जब मिले 25 साल के बाद, बाय दैट टाइम विलेज में वो इकट्ठे खेलते थे। जब मुलाकात हुई तो वन ऑफ देम हैड बिकम अ डाई हार्ड कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था और दूसरा 5 वक्त का नमाजी मुसलमान। तो आफ्टर 25 years व्हेन दे मेट इन बेरूत, शाम के खाने के बाद दे स्टार्टेड गिविंग ईच अदर्स आर्गुमेंट्स, एक कम्युनिज्म के हक में, एक इस्लाम के हक में। सुबह जब 4 बजे ना तो दोनों को घर जाना पड़ा। तो जब देवर पार्टिंग तो सुबह की अजान हो रही थी। हाँ जी। जी तो जो कम्युनिस्ट था वो पहले जाते जाते वापस आके ही वेंट इनटू द मॉस्क, और जो 5 वक्त का नमाजी था वो जब अजान हो रही थी वो मस्जिद में जाते जाते ही वेंट होम। तो होता ये है कि दोनों जब आर्ग्यूमेंट्स आती हैं ना तो आप एक दूसरे से भी सीख लेते हैं कोई ना कोई पॉइंट। ये मैं कह रहा हूँ, एन जी जी आर्ग्यूमेंट जी, लीड्स टू बोथ साइड्स लर्निंग। ये है, एब्सोल्युटली। दिस इज द मॉरल ऑफ स्टोरी। ठीक है। यस यस, समटाइम्स इट्स आल्सो सेल्फ लर्निंग। यस, दोनों लोग सीखते हैं, कई बार आप भी सीखते हो, अच्छा ये भी एक पार्ट से बोलती है। यस सर। सो मैं चले, इसको वाइंड बहुत अप खुशी करूंगा, हुई। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा कि मैं जो हमारी बात भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें डिमोनाइज किया गया कुछ स्कॉलर्स के द्वारा फॉर बीइंग अस इन ऑर्डर टू जस्टिफाई अदर्स, किसी फॉरेन रूल को। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। हम ये नहीं कह रहे हमारे में कमियां नहीं थी। वी हैड थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, वी हैड थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारी सोशियोलॉजी में प्रॉब्लम थी। लेकिन ये कहना कि सामने वाला कुछ ऐसा लेके आया जो वो हमको दे देता और हम बेहतर हो जाते, ये हम कब तक नहीं मानते, क्योंकि हमारी फिलॉसफी और हमारी जो बाकी चीजें थी वो बहुत बेहतर थी। और उसी चीज के लिए हम लड़ देंगे भाई, आप हमें हमारा संस्थान दे कि हम इंडिया को किसी ने नहीं बनाया, इंडिया कल्चरल इवोल्यूशन व्यवस्था से बना है। जी सर। लेकिन आप इसको ऐसे एक्सटेंड क्यों नहीं कर देते कि मान लिया कि हिंदुस्तान का बहुत डीप कल्चर था, बहुत रिच कल्चर था, लेकिन जो बाहर से आए उन्होंने भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की, तो ये इस तरह ही इंडिया जो है इवॉल्व हो रहा है। उसमें
बाहर से आने वाले भी हिंदुस्तानी हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना कि सिर्फ बाहर से हुए ये गलत होगा। सर नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ भाई। अंग्रेजी हमारी भाषा, आज अंग्रेजी के दम पे हम गूगल के हेड बने बैठे हैं, तो अंग्रेजों ने भी हमें दिया। हम ये नहीं करें कि हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन एक तरफ से ये सिखाया जाता है बिरयानी तुमको वो दिए, पुलाव वो दिए, ब्रेड तुमको वो दिए, आलू परवल की सब्जी चोखा सब बनाना वही सिखाया, तुमको कुछ नहीं आता था। नहीं, जो ये कहते हैं वो बदतमीज लोग हैं और उनको कोई इल्म नहीं है। मैंने तो पूरा हिंदुस्तान देख लिया, हिंदुस्तान देख लिया, बहुत कुछ है यहाँ पे। और हिंदुइज्म में जो स्ट्रेंथ है वो भी मुझे समझ आ गई है, क्योंकि ये बड़ी फिलोसॉफिकल बात नहीं है, हिंदुइज्म की बात नहीं है, फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू है, इसमें बड़ी स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, इसीलिए आज तक मेजॉरिटी यहाँ पे वो हिंदू फलसफा चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम तो कहते हैं सबको साथ लेके चलो, सबका विकास, सबका वो क्या है जो यही तो हम शुरू से कहते आए हैं, एकम सर बहुधा विप्रा वदंती। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वो बताता हूँ सर, जो एटलीस्ट मैं जिसको मानता हूँ, ये है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये सर महाउपनिषद का वर्ष है, जिसका मतलब सिर्फ ये होता है कि तेरा मेरा करने वाले छोटे लोग हैं। तो हिंदुस्तान में भी जो कह रहे कि ये ही सिर्फ मेरा है, वो छोटे लोग हैं। जो सारी दुनिया को अपना परिवार माने, वो है मेन हिंदुस्तानी। तो हम कह रहे हैं ईद भी मेरी, क्रिसमस भी मेरा, होली भी मेरी, दीपावली सब मेरा। लेकिन कोई सामने वाला आके ये कहते कि बाकी चीजें हम रिजेक्ट करते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम। हम तो सबको स्वीकार करते हैं। देखिए, अभी उन्होंने वहां पे होली पे वो पाबंदी लगाई थी, तो मेरे 2 वीडियो हैं, और बाकी वहां पे पाकिस्तान में इतना शोर मचा, उनको भी अकल आती जा रही है कि ये नफरत की दीवारें जो उन्होंने खड़ी की हैं वो उन्हीं पे गिरेंगी। दे कांट फॉल ऑन इंडिया, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। बल्कि पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि इन सब चीजों को छोड़ के यहाँ की सिविलाइजेशन के अंदर जो उन्होंने अपना एक चलो मुल्क बना लिया, वो लेकिन हमारे रूट्स तो सारे एक ही है ना। मैं इसके ऊपर एम्फेसिस देता हूँ कि पॉलिटिकल सेपरेटिज्म तो हम भी मानते हैं, कल्चरल सेपरेटिज्म क्यों करना? लस्सी यार पंजाब में इधर वाली हिंदी है, इंडिया ने उधर वाली पाकिस्तानी है, कल्चरली एक है, पॉलिटिकली डिफरेंट है। आज से कोई 15 साल पहले आया हुआ था पाकिस्तान, तो मेरे चचा के घर ही उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर की शादी थी। तो जब ढोलकी शुरू हुई तो वहां पे वो दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियां लता गा रही थी। तो मैंने अपने चचा को कहा, हमारे बाकी रिश्तेदार भी बैठे थे, मैं क्या चाचा जी लता तो तुहाडे घर च वड़ गई, हुण तुसीं की करोगे? कि लता तो आपके घर में पहुंच गई, अब क्या करेंगे? तो कल्चर डिवाइड नहीं हो सकता, कल्चर यूनाइट कर। जी, वी आर कल्चरली वन, पॉलिटिकली डिवाइडेड, दैट्स व्हाट माय फिलॉसफी फॉर इंडिया पाकिस्तान। हिस्ट्री में ये वेव्स आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियाद है इंसानियत। एग्जैक्टली अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ह्यूमैनिटी, इंसानियत से बड़ा कुछ। वाह यार, बहुत मजा आया आपसे बात करने का। एंड रिफा, आई एम ग्रेटफुल यू ब्रॉट अस टुगेदर। मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि हमारी बेसिकली कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। गुड पीपल कैन ऑलवेज एग्री विद, जिनका कॉन्शियंस क्लियर है ना, वो हमेशा एग्री कर सकते हैं। सो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और अभिषेक सर, आपका भी शुक्रिया। आपका फोन नंबर लेके मैं कांटेक्ट करता हूं सर आपको। हाँ, जरूर जरूर, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर बहुत शुक्रिया। अभिषेक सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का एंड भी मैं एक शेर से करना चाहूंगी, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें आएंगे, अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा आपको। इस डिबेट को हमारे साथ एंड तक आपने जुड़े रहे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बड़े ही खूबसूरत पर्सनालिटीज़ ने आज हमें टाइम दिया, उसके लिए भी इनका भी बहुत शुक्रिया कि जो है इन्होंने अपनी ज़ाती राय से, अपने एक्सपीरियंस से हमें जो है आगाह किया, और काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियरिटी की तरफ गई। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।